Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 13th chapter of SST book of Standard 5. The name of the book is Social Studies Success. It is a Social Studies Success book of Standard 5 and we will be doing the 13th chapter. The name of the chapter is Great Personalities. Okay, in this lesson we will learn about Socrates, Martin Luther King, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Karl Marx and Mother Teresa. We will start reading the chapter. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time. Written by Henry Wadsworth Longfellow. Great men are ordinary men with extraordinary determination. They lead unselfish lives. They work for the welfare of others. Some of them even sacrifice their lives for a cause which benefit mankind. Their lives inspire us and tell us that one should have a noble vision in life. Let us read about a few such great men. जो बहुत ही महान आदमी होते हैं वो साधारण ही लोग होते हैं, पर उनका जो मन का विश्वास होता है कि हाँ वह किसी काम को करेंगे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, वह असाधारण होता है. वो लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं, वो दूसरों के लिए वो जीते हैं. ठीक है, वो दूसरों के अच्छे के लिए, दूसरों के भले के लिए वो जीते हैं, वेलफेयर के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए जीते हैं. उनमें से कई ने अपनी जान भी, अपने प्राण भी गंवा दिए किसी ऐसे कारण के लिए जिससे कि पूरे मनुष्य समाज का उद्धार हो, पूरे मनुष्य समाज को लाभ मिले. उसके लिए कितने ने अपनी जान भी गंवा दी. ठीक है, उनकी जो जीवन है, उनका जो जीवन है वह हमको इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है और हमें कहता है कि हर किसी को, और हमें यह सिखाता है कि हर किसी को अपने जीवन में एक नोबल विजन रखना चाहिए. मतलब कुछ एक बहुत अच्छा सोच एक रखना चाहिए ताकि मनुष्य समाज का उद्धार हो सके. ठीक है, ऐसे ही कुछ हम महान आदमी के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला है सोक्रेट्स. Socrates was born in Athens, Greece about 2400 years ago. He was a great philosopher. His whole life was a search for truth. He believed in thinking and reasoning. He found that people of his time were living in a world of ignorance and superstition. He tried to change their attitude by asking questions. He asked them not to follow anything blindly. Some people did not like the way Socrates thought. They thought that Socrates was misguiding them. He was accused of spreading discontent among the young people of Athens and trying to destroy their faith in gods and traditional beliefs. He was asked by the judges to renounce his views or face death. Socrates chose death but did not renounce his views. He was condemned to die by drinking poison. He drank the cup of poison with a smile on his face. He was 70 years old at the time of his death. Plato, his chief disciple, carried on with his ideas after his death. सोक्रेट्स जो थे उनका जन्म एथेंस में हुआ था. एथेंस एक जगह है, ग्रीस में है. उनका जन्म वहाँ हुआ था कब? आज से 2400 साल पहले, 2400 ईयर्स अगो. ठीक है, वो बहुत ही महान फिलोसोफर थे. फिलोसोफर वो लोग होते हैं जो जीवन के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत गहन चिंतन करते हैं, बहुत डीपली थिंक करते हैं और फिर बताते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है. ठीक है, लॉजिकली वो लोग सोचते हैं. उनका जो पूरा जीवन था वह सच्चाई की खोज में था कि सच बात क्या है, लोगों के अंधविश्वास सही है कि सत्य बात क्या है, लोगों के सामने सत्य लाना है. ठीक है, वो थिंकिंग और रीजनिंग में बिलीव करते थे. वो किसी भी बात को बहुत सोचते थे, फिर उसको लॉजिकली सोचते थे कि ऐसा होने से क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसका वो कारण ढूंढते थे, रीजनिंग करते थे. ठीक है, उन्होंने देखा कि उसके समय के लोग जो हैं वो कैसा जीवन जी रहे हैं, इग्नोरेंस और सुपरस्टिशन का, अंधविश्वास का जीवन जी रहे हैं और रूढ़ियों का जीवन जी रहे हैं. मतलब उस समय के लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि वैज्ञानिक तरीके से वह काम कैसे होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर काम, पर वह अंधविश्वास में जी रहे हैं. जैसे पहले बोलते थे ना कि अगर तूफान, बिजली कड़क रही मतलब देवता नाराज़ हो गए, तो वो लोग इसी तरह से सोच के जी रहे हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं. वो लोग सही चीज़ को नहीं जानते हैं. ठीक है, उसने बहुत कोशिश की कि लोगों का एटीट्यूड बदले, लोगों के सोच बदले, उनसे क्वेश्चंस पूछ के उनकी सोच को बदले. ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम लोग अंधों जैसा किसी भी चीज़ पे विश्वास मत करो, उसके बारे में सोचो कि क्या वह सही है, कैसे सही है, क्यों सही है. ठीक है,
कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था सोक्रेट्स के सोच के बारे में, जैसे सोक्रेट्स बोलते थे उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। हाँ, उन लोगों को लगता था कि सोक्रेट्स उनको गलत सिखा रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उन पे उन लोगों ने दोष लगाया कि ये लोगों के बीच में असंतोष फैला रहा है, जो यंग लोग हैं, नौजवान लोग हैं एथेंस में, उनके बीच ये असंतोष फैला रहा है। और जो नौजवान लोगों का जो विश्वास है भगवान के ऊपर और पुरानी आती हुई परंपराओं के ऊपर जो विश्वास है वह यह तोड़ रहा है, ठीक है। उसको जो है जज लोग जो हैं, कोर्ट के जज लोगों ने कहा कि तुम अपनी सोच बदलो या फिर मरना पसंद करो, दोनों में से क्या लोगे। तो उसने कहा कि मैं मरना ही पसंद करूंगा, पर मैं सही सोचूंगा, मैं गलत नहीं सोचूंगा, अंधों की जैसा नहीं सोचूंगा, ठीक है। फिर जो है उनको ज़बरदस्ती बोला गया कि तुम्हें पॉइज़न पीना पड़ेगा। उन्होंने हंसते हंसते पॉइज़न पी लिया, पर जो है अपने सोच को नहीं बदला, बोले नहीं, जो मैं सही सोच रहा हूँ वह सही है। हाँ, आंखें बंद करके पुरानी परंपराओं को मानना सही नहीं है, उन्होंने कहा। वह जब मरे तब वो 70 ईयर्स के थे, 70 साल के थे। उसके बाद जो उनका सबसे अच्छा शिष्य था, सबसे क्लोज शिष्य था प्लेटो, उन्होंने उनके आइडियाज़ को आगे बढ़ाया। Abraham Lincoln was born in 1809 in Kentucky, USA. He belonged to a very poor family. He had a little schooling as he had to work on his father's farm. At the age of 22, he left home and tried various jobs before he qualified as a lawyer. Gradually, he was drawn to politics. At that time, the USA was passing through a bad phase. The whole country was divided on the question of slavery. The southern states had large plantations where African Negro slaves worked. The slaves were treated like animals. They could be bought or sold in the market. The people of the northern states were opposed to the practice of slavery. During this time, Abraham Lincoln was elected 16th President of the USA in 1861. He wanted to solve the problem of slavery. The southern states did not want slavery to end. They even wanted to break away from the country. Abraham Lincoln wanted to keep the country united. Finally, a civil war broke out between the northern and southern states. Abraham Lincoln won the war and kept the country united. Lincoln was elected president for the second time. He wanted people to forget the past and live in peace. He made sincere efforts to heal the wounds caused by the war. In 1865, he was shot dead by a supporter of the southern states. Abraham Lincoln was a very successful practicing attorney. Once someone asked him to take up a case. After hearing the details, Lincoln said, "I understand your case. It is technically strong but ethically weak. I cannot accept it because while I am arguing it, at the back of my mind all the time I will keep saying to myself, Lincoln, you are a liar. Lincoln, you are a liar. I will not be able to live with myself." He did not take up the case. अब्राहम लिंकन जो थे वह 1809 में यूएसए के एक जगह केंटक्की में उनका जन्म हुआ, ठीक है। वो ज़्यादा दिन स्कूल में वो पढ़ाई नहीं कर सके क्योंकि उनको अपने पिता को खेतों में मदद करनी पड़ती थी। उनके पिता एक किसान थे और वह बहुत ही गरीब फैमिली से, पुअर फैमिली में थे, इसीलिए वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सके। अपने पिता की मदद करने वह खेतों में जाते थे। जब वह 22 साल के हुए तब वह 22 ईयर्स में अपना घर छोड़कर वह चले गए बाहर कि वो किसी तरह अपना करियर बनाएंगे। उन्होंने बहुत तरह के जॉब्स की कोशिश की, तरह तरह के जॉब्स करने की, तरह तरह की नौकरियां करने की कोशिश की। लास्टली वह जो है वो एक लॉयर बने, एक वकील बने, ठीक है। और धीरे धीरे जो है उनको पॉलिटिक्स की तरफ वह खींचते चले गए, मतलब सरकार की तरफ कि कैसे कंट्री को चलाना है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टीज़ हैं, उनके तरफ वह खींचते चले गए, ठीक है। उस समय यूएसए में बड़ा ही बुरा समय चल रहा था। यूएसए में क्या है ना कि अफ्रीका जो यूएसए का सदर्न पार्ट है, दक्षिणी पार्ट सब है, वहाँ पे बड़े बड़े प्लांटेशन लगे हुए हैं। एक ही तरह के फसल को बड़े बड़े एकर्स ऑफ ज़मीन में उगाया जाता है। तो उस प्लांटेशन पे काम करने के लिए ये जो यूएसए के रिच लैंड ओनर्स थे वे क्या करते थे कि अफ्रीका जाते थे और अफ्रीकन निग्रोज लोग जो थे उनको जो है स्लेव बना के, गुलाम बना के ले आते थे और उन गुलामों को आके फिर यहाँ के मार्केट में बेचा जाता था, ठीक है, बेचा जाता था। दूसरे प्लांटेशन के ओनर लोग उनको ख़रीदते थे और ज़बरदस्ती अपने प्लांटेशन में काम कराते थे। उनसे पूरा एनिमल्स के जैसा ट्रीट किया जाता था, ठीक है, बहुत ही बुरी तरह से उनसे ट्रीट किया जाता था। पर जो वही नॉर्दर्न स्टेट्स के लोग थे, मतलब कि जो ये पूर्व दिशा के, उत्तरी दिशा के जो लोग थे, ये तो दक्षिणी दिशा हो गया, जो उत्तरी दिशा के लोग थे, नॉर्दर्न स्टेट्स के लोग जो थे यूएसए के ही,
वो लोग स्लेवरी को अपोज करते थे। वो लोग बोलते थे नहीं, स्लेवरी गलत है, इसे बंद करना चाहिए, इसे पूरा बैन कर देना चाहिए। पर सदर्न स्टेट्स के लोग, चूँकि उनका अपना प्लांटेशन था, तो वह नहीं चाहते थे कि स्लेवरी बैन हो। इसी बात पे जो है उत्तरी दिशा के लोगों और दक्षिणी दिशा के लोगों के, अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी दिशा के लोगों के बीच में मतभेद होता था और एक तरह का कोल्ड वार छिड़ गया था। ठीक है, कोल्ड वार क्या होता है, जिसमें एक्चुअली में गन और गोला बारूद लेके लड़ाई नहीं करते हैं, पर पॉलिटिक्स के थ्रू एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसी वक्त जो है जब इतना बुरा समय चल रहा था यूएसए में, उसी में अब्राहम लिंकन जो है वो इलेक्ट होके प्रेसिडेंट बने। वो 16वें प्रेसिडेंट थे, 16th प्रेसिडेंट थे। कौन से साल में? 1861 में। और कहाँ के प्रेसिडेंट बने? यूएसए के प्रेसिडेंट बने। 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 1861 बने। उस समय कंट्री में सिविल वार चल रहा था नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच में। यहाँ तक कि सदर्न स्टेट्स के लोग इतने गुस्से थे कि वो लोग बोलते थे नहीं, हमें अलग कर दो इस कंट्री से, हम एक नया कंट्री बनाएंगे। पर अब्राहम लिंकन जो थे वो पूरे कंट्री को एकता में बांध कर रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कंट्री का कोई भी पार्ट टूटे। उन्होंने बहुत कोशिश की और फाइनली जो है सिविल वार को वह जीते। सिविल वार को उन्होंने ख़त्म कराया और कंट्री यूनाइटेड ही होके रहा, एक होके रहा। कंट्री को तोड़ना नहीं पड़ा। ठीक है, और दो अलग कंट्रियों में बदलना नहीं पड़ा। ठीक है, लिंकन तो पहली बार 1861 में बने, उसके बाद फिर से सेकेंड टाइम वो फिर से प्रेसिडेंट बने, फिर से उनको जनता ने चुना, इलेक्ट किया। ठीक है, वह चाहते थे कि लोग पहले की बातें भूल जाएं। ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के लोगों के बीच में जो कड़वाहट आ गई थी पहले की बातों को लेकर, उसको लोग भूल जाए और शांति से अपना जीवन जिए। ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश की, पूरे अपने मन से कोशिश की कि जो घाव लोगों के मन में बैठ गए हैं, इस तरह से नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट के लोगों के मनों में जो घाव बैठ गए हैं वो सिविल वार के कारण, वो घाव ख़त्म हो जाए, वो सब अपना सब कुछ भूल जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब वो सेकंड बार प्रेसिडेंट बने, वो कोशिश करते रहे कि लोग एक दूसरे के साथ पीस और हारमोनी में रहे। फिर 1865 जब ईयर हुआ, उस समय क्या है कि सदर्न स्टेट के एक आदमी ने उन्हें गोली मार दी। ठीक है, क्योंकि वह उसे अच्छा नहीं लगा कि सदर्न स्टेट को कंट्री से अलग नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंट को गोली मार दी। एक यहाँ पे वाकया बताया हुआ, एक घटना बताई हुई है कि हम लोग जानते हैं लिंकन प्रेसिडेंट बनने के पहले क्या थे, लॉयर थे। ठीक है, तो उनके पास एक केस आया और वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग अटॉर्नी थे, मतलब बहुत ही सफल वकील थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे, वकालत चला रहे थे और बहुत ही अच्छे से चला रहे थे। एक दिन उनके पास कोई आया और एक केस लेने को कहा। केस की सारी डिटेल्स जानने के बाद लिंकन ने कहा कि मैं तुम्हारा केस समझ गया, वो टेक्निकली स्ट्रांग है। ठीक है, तुम अच्छे अच्छे पॉइंट्स रख रहे हो, केस जीतने के भी चांसेस हैं, पर जो है एथिकली वीक है, कि नैतिकता के हिसाब से वह कमज़ोर केस है। मतलब कि जिस तरह जो है किसी एक चोर को अगर कोई वकील बचाए तो क्या है, वह गलत है ना। वकील ने नैतिक काम नहीं किया, मोरल काम नहीं किया, गलत काम किया, चोर को बचाने के लिए केस लड़ा। उसी तरह अब्राहम लिंकन ने उस आदमी को कहा कि तुम्हारा केस एथिकली वीक है। मैं अगर तुम्हारा केस लड़ूंगा, उसके लिए मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा कोर्ट में, करता रहूँगा, पर मेरे माइंड में यही बात चलता रहेगा, मेरा माइंड मुझे यह कहता रहेगा कि लिंकन तुम एक झूठे हो, लिंकन तुम एक झूठे हो, तुम एक गलत आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो बोला ऐसे में तो मैं अपने साथ रह ही नहीं पाऊँगा, मैं अपने आप को दोषी पाता जाऊँगा, इसलिए उन्होंने वह केस नहीं लिया। ठीक है, इससे पता चलता है ना कि वो कितना सच्चाई का साथ देते थे, ट्रुथ का साथ देते थे, वह गलत कामों का साथ बिल्कुल देना नहीं चाहते थे। कार्ल मार्क्स, you read about the Industrial Revolution in chapter 12 of this book. The owners of the factories became very rich as they earned huge profits by selling their goods. The profits increased their capital, hence they were called capitalists. The capitalists did not care for their workers, they were concerned with their own profits only. The workers led a miserable life. Thinkers became upset over this situation. Karl Marx was one of them. He came up with the idea that destiny of thousands of people should not be in the hands of a few. He thought that the modern factories producing large quantities of goods should not be owned by a few individuals. He wrote the famous book Communist Manifesto along with friend Friedrich Engels. In this book, he gave the slogan, "Workers of the world unite." He wanted the workers to fight the capitalists. The other book which Karl Marx wrote was Das Kapital. Karl Marx died in England in 1883. A new system of government based on the ideas of Karl Marx was formed in the Soviet Union.
लेनिन पुट इन टू प्रैक्टिस द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स। अपने इस बुक में इसके चैप्टर 12 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है कि इंग्लैंड यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, बहुत सारी नई नई फैक्ट्रीज बन गई थी, नए मशीन्स आ गए थे और उनमें काम करने के लिए गांव से भी लोग उठ के आ गए थे, वर्कर्स आके सिटी में भर गए थे और उन फैक्ट्रियों में काम करते थे। ये फैक्ट्रियाँ कुछ लोगों के उसके मालिक थे, ये फैक्ट्रियों के लोग मालिक कुछ गिने चुने लोग थे और वो इस फैक्ट्री से बहुत प्रॉफिट कमाने लगे, इतना कैपिटल कमाने लगे, वो प्रॉफिट को वो कैपिटल बोलते थे। प्रॉफिट इतना कमाने लगे कि उनका कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल मतलब उनके बैंक में बैलेंस बढ़ गया, उनके ज़मीन, खेत, घर बार सब बढ़ते चले गए। तो उनका उसी को कह रहा है कैपिटल, उनके कैपिटल बढ़ते चले गए, इसलिए उनको कैपिटलिस्ट भी कहते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। पर ये कैपिटलिस्ट सिर्फ अपना प्रॉफिट करना चाहते थे, ये लोग वर्कर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते थे। वर्कर्स का जीवन बहुत ही बदतर से हो गया, उन्हें 10-10 घंटे 12-12 घंटे वर्कर्स से काम कराया जाता था और उनको सैलरी भी बहुत ख़राब दिया जाता था, ठीक है। तो जो फिलोसफर लोग थे, जो सोचते थे समाज के बारे में, वो लोग इस सिचुएशन को देख के बहुत ही अपसेट हो गए, बहुत ही दुखी हो गए। उनमें से एक कार्ल मार्क्स भी था, ठीक है। उनको एक आइडिया आया, उन्होंने बहुत सोचा तो उन्हें लगा कि इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों का भाग्य एक दो लोगों के हाथों में, रिच लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ लोगों का भाग्य, ठीक है। उनका कहना था ये जो मॉडर्न फैक्ट्रीज है जिसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होता है, एक बार में बहुत अमाउंट में गुड्स बनता है, वो फैक्ट्रीज के मालिक एक दो लोग नहीं होने चाहिए, वो पूरा एक ट्रस्ट में उसका मालिक का अनाहक एक पूरे ट्रस्ट को होना चाहिए जिसमें वर्कर के भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, ठीक है। वो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होना चाहिए उसका मालिकाना हक, ऐसा वो सोचते थे कार्ल मार्क्स। उन्होंने एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध बुक लिखी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उस बुक को उन्होंने किसके साथ लिखा? अपने दोस्त फ्रेडरिच एंजल्स के साथ लिखा। इस बुक में उन्होंने एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। पूरी दुनिया के जितने भी काम करने वाले लोग हो, तुम लोग सब एक हो जाओ। हाँ, वो चाहते थे कि वर्कर्स लोग जो है वो कैपिटलिस्ट से लड़े, वो कैपिटलिस्ट से लड़े कि नहीं, हम आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, आपको प्रॉफिट दिलाते हैं, तो आप भी हमारे कंडीशंस के बारे में सोचें, ठीक है। और एक बुक, बहुत ही फेमस बुक उन्होंने लिखा है, उसका नाम है दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स में लिखा है। कार्ल मार्क्स जो है इंग्लैंड में उनकी डेथ हो गई कब? 1883 में, 1883 में वो मर गए। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स के मरने के बाद एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना, एक नया तरीका का गवर्नमेंट बना। कहाँ पे? कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को लेके ही नया तरह का गवर्नमेंट बना। कहाँ? सोवियत यूनियन में, ठीक है, जो कि बाद में रशिया में चेंज हुआ। तो सोवियत यूनियन में एक नया तरह का गवर्नमेंट बना और वहाँ पे 6th लेनिन जो थे, हाँ, एक और आदमी थे, उन्होंने जो है कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को उस गवर्नमेंट को बनाने में यूज़ किया। कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को वहाँ पे यूज़ करते चले गए उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए। Martin Luther King. Martin Luther King was a black American born in 1929 in Atlanta, USA. Though Lincoln had abolished slavery, yet in many southern states the blacks were badly treated. They were humiliated at every step. Martin resisted such practices in the US. He was inspired by Mahatma Gandhi's principle of non-violence. The blacks started a peaceful movement to be treated equal to whites. His movement became very popular and he received the Nobel Prize in 1964. He was assassinated during a meeting in Memphis when he was not even 40 years old. During his visit to India, he said, "I have come on a pilgrimage to pay homage to the land of Mahatma Gandhi. Many people all over the world have worked for the cause of humanity. We should try to practice the ideals they lived and died for. I have a dream that one day men will rise up and come to see that they are made to live together as brothers. I still have a dream that one day every person in the world will be judged on the basis of the content of his character rather than the color of his skin, and every man will respect the dignity and worth of human personality." ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। मार्टिन लूथर किंग जो थे वो अमेरिका में उनका जन्म हुआ था, एटलांटा यूएसए में, यूएसए का एक जगह है एटलांटा, उसमें 1929 में उनको जन्म हुआ था और वह कलर से ब्लैक कलर के थे, ठीक है, उनका स्किन कलर ब्लैक था, वो ब्लैक अमेरिकन थे।
लिंकॉन ने बहुत कोशिश की थी, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंकॉन थे, उनकी कोशिशों से गुलामी अमेरिका में ख़त्म हो गई थी, स्लेवरी अमेरिका में ख़त्म हो गई थी। फिर भी जो सदर्न स्टेट्स के लोग थे, जहाँ पे कि निग्रोस को प्लांटेशन में काम कराया जाता था, वो ये ब्लैक लोग के साथ बड़ा ही बैड ट्रीटमेंट करते थे। जो अमेरिका के दक्षिणी पार्ट के लोग थे, सदर्न पार्ट के लोग थे, वो ब्लैक लोगों के साथ बैड ट्रीटमेंट करते थे। उनको हर एक मौके पे, हर एक कदम पे उनको शर्मिंदा किया जाता था, इंसल्ट किया जाता था। मार्टिन ने ऐसे प्रैक्टिसेस को अपोज किया यूएस में, बोला नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने रोकने की कोशिश की ऐसे काम जो कि सदर्न स्टेट्स के लोग कर रहे थे, उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की। वो किससे प्रेरणा लिए थे? उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा वाली जो पॉलिसी थी, उससे उन्होंने प्रेरणा ली थी कि अहिंसा करके, बिना कुछ मारपीट किए भी हम अपनी बात लोगों को समझा सकते हैं और लोगों में बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक पीसफुल मूवमेंट किया। ठीक है, उन्होंने एक शांतिपूर्वक मूवमेंट किया जिसमें कोई मारपीट नहीं, किसी तरह का कोई तंग नहीं करना। शांतिपूर्वक उन्होंने आंदोलन चलाया और उसमें वो क्या डिमांड करते रहे कि उन्हें जो है गोरे लोगों के जैसे, वाइट्स लोगों के जैसे इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उनके साथ बैड ट्रीटमेंट नहीं हो। ठीक है, उनका मूवमेंट बहुत ही पॉपुलर हुआ, लोग बहुत उनके आंदोलन के साथ जुड़े और इसी कारण उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। कब? 1964 में, नोबेल पीस प्राइज़ ना। नोबेल प्राइज़ बहुत सारी चीज़ों के लिए मिलता है, ऐसे शांति के लिए भी मिलता है, तो नोबेल पीस प्राइज़ उन्हें 1964 में मिला। मेम्फिस एक जगह है, वहाँ पे उनको मार दिया गया जब वो 40 इयर्स के भी नहीं थे, उसके पहले ही उन्हें मार दिया गया। मेम्फिस एक जगह है। एक बार वह इंडिया आए थे, तब उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी की ज़मीन पे आया हूँ, एक तरह का तीर्थ करने आया हूँ, मैं पिलग्रिमेज करने आया हूँ, मैं तीर्थ करने आया हूँ महात्मा गांधी की ज़मीन पे, ताकि उनको रिस्पेक्ट दे सकूँ। ठीक है, सारी दुनिया के लोगों ने, दुनिया के बहुत सारे लोगों ने मानवता के लिए काम किया है। हमें उनके आइडियाज़ को हम लोग को अभी भी ट्राई करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। ठीक है, अच्छे आइडियाज़ को। मार्टिन लूथर किंग कहते थे कि मेरा यह सपना है कि एक दिन लोग सब उठ खड़े होंगे और यह देखेंगे कि वो उन सबको भगवान ने बनाया है भाई भाई बनकर रहने के लिए। ठीक है, उनका यह सपना है कि एक दिन सारे जो लोग हैं उनको जज किया जाएगा, उनको एक नाम दिया जाएगा उनके कैरेक्टर के कंटेंट पे, मतलब उनके कैरेक्टर कैसा है उसके ऊपर उन लोगों को नाम दिया जाएगा या लोगों को अच्छा बुला कहा जाएगा, ना कि उनके स्किन कलर के कारण। ठीक है, उनके चरित्र कैसा है लोगों का, उसके ऊपर उनको जज किया जाएगा कि वो अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं, उनके स्किन के कलर के ऊपर नहीं जज किया जाएगा। और हर इंसान जो है वह एक दूसरे की डिग्निटी को समझेगा, एक दूसरे की इज्जत को समझेगा और यह भी समझेगा कि ह्यूमन बींग्स होकर हम लोगों ने क्यों जन्म लिया है, ह्यूमन पर्सनालिटी का क्या महत्व है। यह मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में तो आप काफ़ी जानते हैं, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। महात्मा गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, he studied law in London and became a barrister. He went to South Africa on an assignment. Many Indians also lived there. Indians and blacks were treated very badly. He was very disturbed to see it and he fought for their cause for more than 20 years. When Gandhiji came to India, he joined the struggle against the British rule in India. He started many movements against the British and was sent to jail many times. He followed the principles of truth and non-violence in world and deed, and finally the British had to bow and India became free in the year 1947. Gandhiji wore only khadi clothes and led a very simple life. People called him Bapu. He is called the father of our nation. Nathuram Godse shot him dead on 30th January 1948. Gandhiji's samadhi is at Rajghat, Delhi. He will always be remembered for his truth, selflessness, simplicity and ideals. महात्मा गांधी या फिर उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जगह में हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की। कहाँ पे? लंदन में। उसके बाद वो एक बैरिस्टर बने। बैरिस्टर भी एक तरह से लॉयर को कहते हैं। वो एक बैरिस्टर बने। फिर उनको कोई एक प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ पे काम करने के लिए उनको साउथ अफ्रीका भेजा गया।
वह साउथ अफ्रीका गए। वहाँ पे वो देखे कि बहुत सारे इंडियन लोग भी वहाँ रहते थे। वहाँ पे इंडियंस और ब्लैक्स लोग को, जो वाइट्स लोग हैं, वो बहुत ही ख़राब ट्रीटमेंट करते थे। वहाँ वाइट यूरोपियंस लोग थे जो इंडियन और ब्लैक्स के साथ ख़राब ट्रीटमेंट करते थे, बुरा ट्रीटमेंट करते थे। वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो गए यह देखने के लिए, यह देखकर वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो गए, ठीक है। और फिर इसी बात के लिए वह 20 साल तक उन्होंने लड़ाई की कि नहीं, लोगों को उनके कलर के ऊपर, स्किन कलर के ऊपर जज नहीं करना चाहिए, उससे उनको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। जब गांधी जी इंडिया आए, उन्होंने देखा कि यहाँ के क्रांतिकारी लोग जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, तो वो भी उस संघर्ष में उनके साथ जुट गए। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए, बहुत सारे आंदोलन किए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इसके लिए उनको कई बार जेल जाना पड़ा, ब्रिटिश ने उन्हें कई बार जेल भेजा। वो उनका प्रिंसिपल्स क्या था, उस किस मुद्दों पे वो लड़ते थे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन वर्ड एंड डीड। वह अब जब भाषण भी देते थे, जो भी अपना बोलते थे नहीं, हम सच्चाई पे जिएंगे और अहिंसा पे, हम किसी तरह से अंग्रेज़ों की हत्या करके अंग्रेज़ों को यहाँ से नहीं भगाएंगे, हम अहिंसा से और सच्चाई से ही जिएंगे। और जैसा वह बोलते थे वैसा ही वह करते थे, ठीक है। उन्होंने बहुत तरह के मूवमेंट चलाए, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, क्या क्या चलाए। और फाइनली ब्रिटिश इतना परेशान हो गए, ब्रिटिश लोगों को उनके सामने झुकना पड़ा और इंडिया को छोड़कर उनको जाना पड़ा। कब? 1947 में। गांधी जी सिर्फ खादी कपड़े पहनते थे। खादी के कपड़े क्या होते हैं? खुद से बुन के बनाए जाते हैं। क्या था कि उस समय ये जो यूरोपियन लोग थे जो इंडिया पे रूल कर रहे थे, वो लोग अपने फैक्ट्रियों में बने हुए कपड़े यहाँ लाके ज़्यादा दाम में बेचते थे, और यहीं से कॉटन, जूट, ये सब जो भी रॉ मटेरियल है यहीं से ले जाते थे, और वहाँ सस्ते कपड़े बना के लाके यहाँ पे महंगे दामों में बेचते थे। तो इसका भी गांधी जी ने बहुत अपोजिशन किया था, और इसलिए उन्होंने लोगों को कहा खादी पहनो, अपने से बुना हुआ कपड़ा पहनो, यूरोपियन मार्केट का खरीदा हुआ कपड़ा हम नहीं पहनेंगे। वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे, लोग उन्हें बापू कहते थे, और उनको हमारे कंट्री का फादर ऑफ आवर नेशन कहा जाता है ना, सब लोग जानते हैं। नथुराम गोडसे करके एक आदमी था, उन्होंने उनको 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी गांधी जी को। गांधी जी की समाधि जो है, जहाँ उनके डेड बॉडी को दफनाया गया है, वह कहाँ है? दिल्ली में राजघाट एक जगह है, वहाँ पे उनकी समाधि है। उनको हमेशा याद किया जाएगा, किस चीज़ के लिए? ट्रूथ के लिए, सच्चाई के लिए, सेल्फलेसनेस, सिंप्लिसिटी और आइडियल्स के लिए, सच्चाई के लिए, और बिल्कुल भी स्वार्थी ना होकर दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, उनके सिंप्लिसिटी के लिए, जितना सिंपल वो जीवन जीते थे, और आइडियल्स के लिए, उनके बहुत महान सोच के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। Saint Mother Teresa. Saint Mother Teresa was a great soul whose heart was full of compassion for the poor and needy people. Her selfless service among the destitute and deceased is a story of courage and sacrifice. Mother Teresa was born in Albania. She became a nun at the age of 16. When she was 18 years old, she was sent to a convent in Kolkata, India. Her convent was near a slum colony called Moti Jheel. She observed that the children of her area were poor, sick and ill-fed. Seeing the misery and poverty in the slum, she decided to start a separate institution of dedicated workers who would help her to serve humanity. She called this institution the Missionaries of Charity. She collected large donations and established Nirmal Hriday Home for the physically challenged people near Subhash Chandra Bose Airport in Kolkata. Mother Teresa started her work with 4 sisters, and today thousands of sisters belonging to her order take care of the needy in orphanages, dispensaries and schools. She also built Prem Nivas, the home of love. Now lepers come here from all over India. She was awarded the Nobel Peace Prize in 1979. She was also awarded Bharat Ratna, the highest national civilian award of India. Mother Teresa died on September 5, 1997 in Kolkata. She was declared a saint by the Pope in September 2016. संत मदर तेरेसा जो थी, वह एक बहुत ही महान आत्मा थी, जिनका जो हृदय है वह गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए पूरा, उनका हृदय बहुत ही दयालु था, ठीक है। उन्होंने निस्वार्थ सेवा की डेस्टिट्यूट्स और डिजीज़ लोगों के लिए, मतलब ज़रूरतमंद और बीमार, रोगों में पड़े हुए बीमार लोगों के लिए उन्होंने निस्वार्थ सेवा की। और उनकी यह कहानी जो है
वह बिल्कुल साहस और त्याग बलिदान की कहानी है। ठीक है, उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। 16 इयर्स के एज में ही वह नन बन गई थी, है ना। नन बनते हैं ना चर्च में, नन और फादर बनते हैं, तो वह नन बन गई थी 16 इयर्स के एज में। फिर जब वो 18 इयर्स की एज की थी तो उनको जो चर्च था अल्बानिया का, उसने उन्हें कलकत्ता के एक कॉन्वेंट में भेजा कि जाओ तुम वहाँ जाके काम करोगी। उनके कॉन्वेंट के पास ही एक बस्ती थी, बस्ती वाला एक कॉलोनी था, उसका नाम मोती झील था। तो वह देखती थी कि उनके वो बस्ती वाले एरिया के बच्चे बहुत ही बीमार रहते थे और गरीब थे और उनको अच्छे से खाना भी नहीं मिल पाता था। लोगों की गरीबी और दुखदाई अवस्था देखकर उन बस्तियों में उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाऊंगी, एक अलग इंस्टीट्यूशन बनाऊंगी, हाँ, जिसमें ऐसे वर्कर लोग मेरे साथ जुटेंगे, ऐसे लोग मेरे साथ जुटेंगे जो पूरे निस्वार्थ भावना से इन लोगों की सेवा करना चाहेंगे और मानवता के लिए काम करेंगे। तो उन्होंने एक अलग इंस्टीट्यूशन अपना बनाया जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम दिया। ठीक है, उन्होंने लोगों से डोनेशन कलेक्ट किया, बहुत बड़े बड़े जो लोगों को मांगे, रिच लोगों से उन्होंने डोनेशन मांगा और फिर उन्होंने जो है एक बिल्डिंग बनाया जिसका नाम उन्होंने लिखा निर्मल हृदय होम बनाया वहीं पे कलकत्ता में। किन लोगों के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए, जो विकलांग लोग थे, हाँ, जो अपने लिए खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं कर पाते थे, अब बीमार रहते थे, उनके लिए उन्होंने निर्मल हृदय होम बनाया। यह निर्मल हृदय होम कहाँ है, जो कलकत्ता में एयरपोर्ट है, एक सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, उसी के पास उनका निर्मल हृदय होम है, आज भी है। और वहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं, जो भी निस्वार्थ भावना से काम करना चाहता है वह वहाँ जाता है। मदर टेरेसा ने अपनी जो भी काम शुरुआत जब किया यह काम का, तो उनके साथ 4 सिस्टर्स और उनके साथ जुड़ी हुई थी, जो 4 नन्स और थी वह उनके साथ जुड़ी हुई थी। और आज के समय में जो है थाउजेंड्स ऑफ सिस्टर, हजारों की संख्या में नन्स और सिस्टर्स लोग वहाँ पे रहती हैं, ताकि जो भी अनाथालय में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ऑर्फनेजेस में, उन सबके वो लोग केयर ले सके। ठीक है, अनाथालय में, डिस्पेंसरीज में, छोटे छोटे प्राथमिक सेवा जहाँ पे मेडिकल सेवा दी जाती है, हाँ, छोटे छोटे डिस्पेंसरीज में, स्कूल्स में, हाँ, इतने सारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी वो लोग मदद करते हैं। ठीक है, उन्होंने और एक इंस्टीट्यूशन बनाया, प्रेम निवास, इसका नाम उन्होंने रखा द होम ऑफ लव। ठीक है, तो वहाँ पे लेपर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आते हैं, मतलब कि एक बीमारी होती है, कुष्ठ रोग की बीमारी होती है, तो जिन लोगों को भी कुष्ठ रोग होता है, ज़्यादातर ऐसे लोगों को उनके घर के लोग बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये बीमारी फैलती है एक दूसरे से, तो वो उन सारे लोगों को वहाँ रखती हैं और उनकी देखभाल करती हैं, उन्हें खाना देती हैं और उनके जो है बीमारी को ठीक करने की भी उन लोग कोशिश करते हैं। उनके ये निस्वार्थ और जीवन भर की सेवा के लिए उन्हें क्या मिला, उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला 1979 में। ठीक है, उनको भारत का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक का जो सम्मान होता है, हाईएस्ट सिविलियन सिटीज़न अवार्ड जो होता है, हाईएस्ट नेशनल सिविलियन अवार्ड जो होता है, जो कि इंडिया के ऐसे सिटीज़न को मिलेगा जो सबसे अच्छा सिटीज़न हो, जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, वो भी उनको मिला। वो अवार्ड क्या था, भारत रत्न था। फाइनली 1997 को सितंबर 5 को उनका डेथ हो गया। उसके बाद जो है उनके इतने निस्वार्थ भावना के काम के लिए जो पोप है ना, जो क्रिश्चियंस के जो सबसे बड़े हेड है पोप, उन्होंने उनके नाम के आगे सेंट, उनको सेंट की उपाधि देके उनको रिस्पेक्ट किया। ये उपाधि उनको कब मिली, सितंबर 2016 में, सेंट मदर टेरेसा, इसलिए वो कहलाती है संत मदर टेरेसा। Freedom fighters. A freedom fighter is a person who wants his people to have own nation and independency. The freedom fighters of India played a great role in getting independence for the country. India attained independence on 15th August 1947. The hardships and sacrifices of freedom fighters led to the freedom of the country. Let us read about some of them. Sardar Vallabhbhai Patel was born on October 31, 1875 in a village of Gujarat. He played an important role in India's struggle for freedom. He was popularly known as Iron Man of India because of his hard work and intelligence. Sardar Patel was a senior leader of the Indian National Congress. After independence, he became India's first deputy prime minister.
अब हम लोग फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता सेनानी वह होता है जो कि चाहता है कि उसके देश के लोगों का अपना एक देश हो और अपना इंडिपेंडेंट नेशन हो। उनका नेशन किसी का गुलाम बन के नहीं रहे, उनका अपना देश एक हो। ठीक है। इंडिया के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है इंडिया को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। इंडिया को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी ने जितने भी कठिन और मुश्किल काम किए और जितने बलिदान दिए, उन सब के कारण ही हमारे देश को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली, हमारा देश फ्री हुआ। चलिए उनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका जन्म अक्टूबर 31, 1875 को हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में ही हुआ था। ठीक है। उन्होंने बहुत एक इंडिया की फ्रीडम फाइटिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, उसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल किया, उनका बहुत महत्व है। ठीक है। उनका और एक नाम किया है जो इस्लाम से सब लोग उनको जानते थे, वो था आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया और बहुत ही बुद्धिमान थे। कैसे इंडिया को जोड़ के रखेंगे, एकता में बनाए रखेंगे, यह सब वह सोचते थे। और स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ही कठिन काम किया। ठीक है। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त एक पार्टी था, उसी के वो सीनियर लीडर थे। हाँ, जो है सीनियर ऊंचे बड़े पोस्ट के वो लीडर थे। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिया को जब स्वतंत्रता मिल गई, तो इंडिया के वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, है ना। जैसे एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, उसे प्राइम मिनिस्टर और एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो सबसे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस। Subhash Chandra Bose was an important leader of Indian independence movement. He was an Indian nationalist and his patriotism made him a hero in India. He attempted to get rid of British rule in India during World War II. सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, इंडिया के स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत ही बड़े नेता थे। ठीक है। वह एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, मतलब वह इंडिया के एक देशभक्त थे और उनकी ये देशभक्ति के कारण ही वो इंडिया में उनको हीरो कहा जाता है। हाँ, हीरो का दर्जा उनको दिया जाता है। उन्होंने जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, उस समय उन्होंने कोशिश की कि इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिल जाए। लाला लाजपत राय, he was a prominent nationalist leader who played an important role in India's struggle for freedom. He was popularly known as Punjab Kesari. He was one of the 3 extremist members of the Indian National Congress who gave their life for the independence of India along with 2 other members, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. लाला लाजपत राय जो थे वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देशभक्त नेता थे, जिन्होंने इंडिया के जो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका दूसरा नाम क्या था? पंजाब केसरी नाम से वह फेमस थे। और 3 एक्सट्रीमिस्ट मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, जो बहुत ही ऐसा आइडियाज़ सोचते हैं जो सिंपली ऐसे हो नहीं सकता है, पर उन लोग ऐसे कठिन आइडियाज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और उन्होंने अपनी पूरे प्राण दे दिए इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। उनके साथ 2 और उनके भाई थे, भाई मतलब कि 2 और मेंबर थे जिन्होंने भी अपने प्राण दे दिए। वो थे बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ने मिलकर, इन्हें लाल बाल पाल इसलिए बोला जाता है, ये तीनों मिलकर इंडिया को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही मेहनत की। Bhagat Singh was a charismatic Indian socialist revolutionary whose 2 acts of dramatic violence against the British in India and execution at age 23 made him a folk hero of the Indian independence movement. He was also known as Shaheed Bhagat Singh. He was born in a Sikh Jat family on 27 September 1907 in a farm. When he was a teenager, he studied European revolutionary movements. He became attracted to Marxist ideology. भगत सिंह जो थे वह बहुत ही चैरिस्मेटिक थे, मतलब कि बहुत ही आकर्षक इंडियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे। देखिए सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी क्या होता है? वह जो कि समाज के लिए सोचता है, समाज के हित के लिए सोचता है, पूरे सारे लोगों के लिए, समाज के सारे दर्जे के लोगों के लिए चाहे सोचता है, गरीब या अमीर हो सबके लिए। और रेवोल्यूशनरी का मतलब है क्रांतिकारी भाव से सोचता है कि किस तरह क्रांति लाई जाए, हाँ, कि चेंज कर सके हम समाज में। वो थे वो भगत सिंह। वो बहुत ही आकर्षक इंडियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने 2 ऐसे काम किए जिसमें उन्होंने
ब्रिटिश के कुछ लोगों को, ऑफिसर्स को उन्होंने मार डाला, हिंसा के थ्रू उनको मारा, और इसके कारण जो है उनको फांसी पे लटका दिया गया। कब? जब वो मात्र 23 इयर्स के थे। इसी कारण उनको वहाँ के लोकल लोग जो थे, जिस जगह के वो रहने वाले थे, वो लोग, वहाँ के लोकल लोग उनको हीरो बोलते थे। वो बोलते थे कि ये हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ये हीरो हैं। ठीक है। उनका नाम शहीद भगत सिंह भी था। उन्होंने चूँकि ब्रिटिशर्स को मारा था, क्योंकि ब्रिटिश अत्याचार कर रहे थे इंडियंस पे, और फिर उसके कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, इसलिए उनको शहीद बोला जाता है, शहीद भगत सिंह। वह एक सिख जट फैमिली में, है ना, सिख फैमिली में उनका जन्म हुआ था। कब? 27 सितंबर 1907 को एक खेतों में, एक फार्म में उनका जन्म हुआ था। जब वो टीनेजर थे, 14-15 साल के थे, उस समय उन्होंने यूरोपियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, यूरोप में भी देखिए क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, उसके बारे में उसमें किताबों में छपा करता था। वो आइडियाज़ के बारे में उन्होंने किताबों में पढ़ा था, और वहाँ के जो एक नेता थे कार्ल मार्क्स जो थे, उनके आइडियाज़ से वो बहुत ही प्रभावित थे, और वैसे ही आइडियाज़ लेके वो इंडिया में भी काम करना चाहते थे। Bal Gangadhar Tilak, born as Keshav Gangadhar Tilak, was an Indian nationalist, teacher, social reformer, lawyer, and an independence activist. He was the first leader of the Indian independence movement. He was one of the first and the strongest advocates of Swaraj, that is self-rule. Before Gandhi, he was the most widely known Indian political leader. बाल गंगाधर तिलक, उनका नाम और एक है केशव गंगाधर तिलक उनको बोलते हैं। वह एक इंडिया के देशभक्त थे, वो एक शिक्षक भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, मतलब सोसाइटी में जो अच्छी प्रैक्टिसेस लाने की वह कोशिश करते थे। वह एक वकील भी थे और एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे, मतलब वो बहुत ही एक्टिव थे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। ठीक है, एक्टिव आदमी के जैसा वो काम करते थे, बहुत एक्टिव रहते थे। इनफैक्ट उनको कहा जाता है कि जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन जो है, उसके वो सबसे पहले नेता कौन थे? तो वह बाल गंगाधर तिलक ही थे। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले यह स्लोगन दिया था, स्वराज का स्लोगन दिया था, और स्वराज के ऊपर वो बहुत स्ट्रेस डालते थे। स्वराज क्या होता है? अपना राज्य, है ना, ब्रिटिश तुम जाओ, हमारे देश पे हम खुद ही राज्य करेंगे। यह बात उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कही थी। यहाँ तक कि गांधी जी के आने के पहले जो है, गांधी जी के पहले उनको ही सबसे जाना माना इंडिया का राजनीतिक दल में, इंडिया के सरकारों में सबसे बड़े नेता उन्हीं को माना जाता था, बाल गंगाधर तिलक। और इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की थी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर में हम लोगों ने ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ा, महान आत्माओं के बारे में पढ़ा, और बहुत नई नई चीज़ें भी जानने को मिली। आई होप आप लोग को ये चैप्टर पसंद आया होगा। लंबा चैप्टर है पर अच्छा चैप्टर है। तो ये आपका 13th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।